हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 12th में आप सबका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो अब हम डिजिटल बोर्ड की तरफ चलेंगे और आज हम चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। क्लास 12th में हम लोगों का कौन सा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, यूनिट 1 का। उसमें आप सभी ने प्रेगनेंसी के बारे में हम लोगों ने एक एक पॉइंट सारा कर लिया है। मैंने आपको कल डायग्राम बना के उसको भी अच्छे से समझा दिया था कि किस तरह से फीटस का जो होता है पोजीशन किस तरह से होता है, और उसके बाद 9 मंथ्स में आपका जो गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, उसका एवरेज ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है। और इसी को आप क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड, या इसी को गर्भावस्था कहते हैं। एक बार हम फिर से प्रेगनेंसी को रिपीट कर लेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इसमें वो कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो हिडन है और नीट के सिलेबस में वो चीजें हैं। तो पॉइंट वाइज उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद आप उसको चाहें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन तक आप सबने पढ़ लिया था। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि मैंने आपको क्या बोला था कि बायो को आपको एक कहानी की तरह याद करना पड़ेगा, है ना। बायो को आपको अगर एक कहानी की तरह आप याद कर ले तो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। स्टार्टिंग करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन इज लेफ्ट और वन इज राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं क्या, ओवरीज, वन इज ऑन लेफ्ट, वन इज ऑन राइट। टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स का। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस किस बैग के अंदर कवर्ड होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, उसके टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करके रखता है, कम करके रखता है। क्यों कम करके रखता है, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, कम से कम 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उनकी संख्या 1 से लेकर के 3 तक हो सकती है। ठीक, तो अगर आप ये माने कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं और एक कंपार्टमेंट में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और अगर एक कंपार्टमेंट में अगर मान लीजिए कि 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो 250 इंटू 3 तो 750 हो गया, है ना। तो उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास क्या होती हैं, बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या लीडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन, उसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू होता है। और क्या होता है, इधर ओवरीज में क्या होता है कि ओवरीज में oogenesis की प्रोसेस जो है, वो जो फीमेल फीटस में ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होने से पहले यानी प्रोफेज, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, प्रोफेज पर ही क्या होती है, अरेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 13 इयर्स तक क्या रहता है, मतलब बर्थ से लेके 13 इयर्स की एज तक क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, या कह सकते हैं वहीं पे रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं। जो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये कह सकते हैं कि बीच में रुक रुक कर होता है ना। थोड़ा भाग पहले होता है और उसके बाद फिर ब्रेक लग जाता है या पॉज हो जाता है, और उसके बाद 13 इयर्स के बाद होता है। और 50 इयर्स के 45 टू 50 इयर्स के अराउंड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसको मीनार्क कहते हैं, और लास्ट को क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। क्लियर। किसका उत्पादन होता है, ओवरीज में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, बुक्स में हर जगह यही लिखा हुआ है कि ओवरीज से ओवम रिलीज होते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ओवम रिलीज नहीं होते, सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, वो सेकेंडरी oocyte नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा था, ऊपर एक्रोसोम होता है जो एंजाइम्स को रिलीज करता है जिससे वो एंटर कर सके सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उसकी मिडिल सेक्शन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो उसको एनर्जी देते हैं मोटाइल होने के लिए, और पीछे टेल होती है। ठीक, तो स्पर्म तो मोटाइल होता है, और जो सेकेंडरी oocyte है वो नॉन मोटाइल होता है। तो वो ओवरी से जब निकलता है सेकेंडरी oocyte, तो उसको फिम्ब्रियाई के द्वारा कैच कर लिया जाता है। ठीक, या रिसीव कर लिया जाता है, ये बोल सकते हैं कि रिसीव कर लिया जाता है। रिसीव करने के बाद जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, सीलिएटेड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि फ्लैजेला टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो हिलते डुलते हैं, और उसी से सेकेंडरी oocyte जो है थोड़ा सा मूवमेंट कर पाता है, धीरे धीरे क्या करते हैं, एम्पुला रीजन में जाके बैठ जाता है। ठीक, स्पर्म आता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला वाले रीजन में ही, क्योंकि वो रीजन जो होता है वो थोड़ा सा वाइडर होता है। फेलोपियन ट्यूब जितनी दूरी में है, केवल एम्पुला एक ऐसा रीजन है जहां पे थोड़ा सा वाइडर होता है। ठीक, वहां पे अच्छा स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स मिलियंस की संख्या में होते हैं। ठीक, और एवरी मंथ एक ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, लेकिन स्पर्म्स जो है वो नॉन स्टॉप कह सकते हैं, या कंटिन्यूअस स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता रहता है प्यूबर्टी के बाद, और वो लाइफ टाइम चलता रहता है। वो एक अलग बात है कि स्पर्म काउंट कम होते हैं वृद्धावस्था में, और क्वालिटी भी डाउन होती है। तो जो लेकिन फॉर्मेशन होता रहता है, मतलब वो प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का जो फॉर्मेशन है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, वही सेकेंडरी oocyte जो ओवम में बदल गया है, अब उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम करती है। जो सेकेंडरी oocyte का मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है वो अपने साथ साथ क्या क्या लेके निकलता है, सेकेंडरी oocyte, और उसके बाद कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं, और क्या लेके साथ में निकलता है, वो जब बाहर निकलती हैं तो उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte जब ओवम में तब्दील होता है तो उसके बाद ब्लास्टुला बनते हैं, है ना, उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। साइज सेम रहता है, सेल डिवीजन अपनी सेल्स को वो बढ़ाता है। उसके बाद जाके उसी एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड हो जाता है, अंदर हो जाता है, और ऊपर से लेयर कवर कर लेती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अंदर ये प्रोसेसेस होती हैं। ठीक, after implantation the trophoblast forms finger like projections called chorionic villi surrounded by the uterine tissue and maternal blood। अब ये यूटेरिन टिश्यू कौन सा है, ये वही टिश्यू है जो एंडोमेट्रियम लेयर कवर करती है। कोरियोनिक विली एंड द यूटेरिन टिश्यू गेट इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द प्लेसेंटा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है या अपरा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या करती है ये, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई करने का काम करती हैं। किसको जरूरत है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और वेस्ट के रिमूवल में भी यही इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, प्लेसेंटा फिर क्या करता है, एक्ट्स एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन एंड अलाउज डिफ्यूजन ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। अब क्या क्या चीजें वो अलाउ करता है और क्या क्या चीजें नहीं अलाउ करता है, देखिए वो सब्सटेंसेस दैट पास थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू द फीटस, ऑक्सीजन अलाउ कर देता है, ऑक्सीजन अलाउ करता है, न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है, और कुछ दवाइयां हैं उनको अलाउ करता है, एंटीबॉडीज को अलाउ करता है। लेकिन उनके साथ साथ एक ऐसी चीज है जो अनवांटेड है, उसके बावजूद भी उसको भी अलाउ कर देता है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि उसको वो रोक पाने में सक्षम नहीं होता, वो है वायरसेस। तो अगर कोई भी वायरल डिजीज है मदर को, माँ को, तो वो गर्भ तक पहुंचने की पूरी संभावना होती है ना। और क्या क्या चीजें एलिमिनेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन कर देता है, यूरिया का और अदर वेस्ट का भी एलिमिनेशन कर देता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा फिर क्या है, कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से, किस कॉर्ड के द्वारा कनेक्टेड होता है, एम्ब्लिकल कॉर्ड के द्वारा, जिसको आप नाल, साधारण भाषा में नाल कहते हैं।
ठीक है, उसके द्वारा कनेक्टेड रहता है। ठीक, द प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा जो है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, रिलैक्सिन बाद में लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। ठीक है, ये हार्मोन्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ में और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में। हार्मोन्स कौन कौन से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन are increased several folds in the maternal blood. The fetus is covered with membranes which are collectively termed as fetal membranes. कौन कौन सी होती हैं, amnion and chorion. Amnion and chorion together form the amniotic sac. Amniotic sac बनाती हैं जो किसकी सेफ्टी के लिए बनता है, फीटस की सेफ्टी के लिए बनता है। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या करता है ये, फीटस का प्रोटेक्शन करता है किसी, और एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, यानी अगर कोई झटका लगता है तो उस झटके से बचाने के लिए ये एमनियोटिक सैक का जो फ्लूइड है वो काम करता है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की तुरंत बाद जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो का, वो डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें किसमें, 3 लेयर्स में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक, इन 3 में डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसके अंदर अलग अलग टिश्यूज को डेवलप करने की क्षमता होती है। ठीक है, और उनसे इनको क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट सेल्स कहते हैं, कॉल्ड स्टेम सेल्स। ये प्रेजेंट होती हैं इन तीनों सेल्स में, जिसके अंदर क्या होती है, अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने की क्षमता होती है। तो जब ऑर्गन्स का बनना शुरू होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, most of the major organs are formed at the end of 12 weeks of pregnancy. During the 5th month the limbs and the body hair are formed. और 24 हफ्ते तक क्या होता है, पलकों का निर्माण हो जाता है और आईलैशेस का भी बन जाती हैं। और 9 मंथ्स तक क्या होता है, फीटस फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है। पहले के जमाने में वो सुविधाएं नहीं थी, तो कोई अगर मान लीजिए डिजीज आ रही है माँ से बच्चे को, या कोई गड़बड़ आ रहा है, मान लीजिए कोई अपंग फीटस है या कुछ इस तरीके का है, तो वो प्रॉब्लम्स पहले नहीं पता चल पाती थी। अब क्या होता है, इतने सारे टेस्ट होते हैं, इतने सारे पैमाने हैं जांचने के लिए, कि अब ऐसी कोई चीजें होती हैं तो वो पहले से इजीली पता लग जाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो है बच्चों, ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज द ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स। 9 माह का समय लगता है। ठीक, ये मैंने आपको कल बता दिया था। इस पीरियड को क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। अब इसके बाद आपको क्या जानना है, केवल 3 चीजें देखनी है कि पार्चुरेशन किसे कहते हैं और लैक्टेशन किसे कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंत में क्या होता है कि यूट्रस के विगोरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर आता है। ठीक, अब जब वो फीटस है तो वो फीटस नहीं, शिशु के रूप में बाहर आता है। तो फीटस की जो डिलीवरी का ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन, जिसको हिंदी में आप प्रसव कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड विगोरस यूटेराइन कंट्रैक्शंस। अब जो ये यूटेराइन कंट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो इनमें क्या होता है, यही कारण होते हैं फीटस की डिलीवरी के लिए, और इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कह सकते हैं, या प्रसव कह सकते हैं, या डिलीवरी होना कह सकते हैं, है ना। तो पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये क्या होती है, एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, यानी कि इसमें ये कह सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में दोनों का ही योगदान होता है, एक तो माँ का भी और दूसरा उस फीटस का भी जो शिशु के रूप में तैयार हो चुका है, जो बन चुका है। ये कैसी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसी के द्वारा इंड्यूस होता है, इसी के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। और पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल्स हैं वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है, और इसके कारण क्या होता है, यूटेरिन कंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक, this leads to the expulsion of the baby along with the placenta.
तो यही कारण है, ये इतने यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, बेबी जो है वो प्लेसेंटा सहित बाहर आता है। मतलब जब प्रसव अवस्था होती है तो प्रसव के टाइम पे बेबी आता है और प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका अब देयर इज नो लॉन्गर यूज। वो जो प्लेसेंटा था वो केवल बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए ही था, तो प्लेसेंटा का भी साथ साथ आना जरूरी है बाहर, और वो आ जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, बच्चों की नाल जो है वो कट कर दी जाती है, तो और उसको बाहर कर लिया जाता है पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स। फिर ये रिफ्लेक्स जो है ये मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को ट्रिगर करता है। और आजकल क्या होता है, हॉस्पिटलाइज होने पे जो इंजेक्शंस लगते हैं वो इंजेक्शंस किसके होते हैं, इन्हीं चीजों के होते हैं जो फीटल इंजेक्शन को रिफ्लेक्स करते हैं। ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन कैसा है, वो यूट्रिन मसल्स पे काम करता है, जिसके कारण जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो और ज्यादा तेज होने लगते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या करता है, फिर से ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते रहते हैं। कंटिन्यूअस ये लगातार ये प्रोसेस होती है। तो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन के बीच लगातार स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स के कारण ये कॉन्ट्रैक्शंस हाई होता जाता है, हाई होता जाता है, और इसी क्रम में क्या होता है, फीटस जो बर्थ कैनाल के द्वारा यूट्रस से बाहर आ जाता है। ठीक है। तो फीटस के जन्म के तुरंत बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब बाहर तुरंत ही आ जाता है, अगर ना आए तो वो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर्स डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी आपको बताया गया, दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। तो अगर ये नेचुरल हो, आजकल हॉस्पिटल्स में क्या है कि जो प्रसव का समय है वो पुराने जमाने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे भी लगता था, तो आजकल क्या होता है, उसको इंजेक्शन के थ्रू ये हार्मोन्स दे दिए जाते हैं ऑक्सीटोसिन। तो इससे क्या होती है कि जो चीज 2-3 दिन में होनी है वो थोड़ा सा कह सकते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाता है टाइम उसका, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। और उसमें भी अगर डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करते हैं, सीजेरियन कर लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, और केवल इसलिए करते हैं कि उससे बेबी को या मदर को कोई नुकसान ना हो। दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी अलॉन्ग विद द प्लेसेंटा, यानी कि बेबी के साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर आता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड मिल्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और जब बेबी हो जाता है तो माँ को, बच्चे को क्या होता है, दूध पिलाना होता है, तो इसलिए मेमोरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। और द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, वो मिल्क क्या कहलाता है, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। और कोलेस्ट्रम कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है कि उसके अंदर जितनी एंटीबॉडीज और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंट है इस पदार्थ में है, वो संसार के किसी भी दूसरे पदार्थ में नहीं है। तो अब क्या होता है, मदर मिल्क न्यूबॉर्न बच्चे की फीडिंग करने में हेल्प करता है, और लैक्टेशन के शुरुआती के कुछ दिनों में निकलने वाला जो मिल्क है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में क्या करती हैं, रेजिस्टेंस विकसित करने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक, एक हेल्दी बेबी बनाने के लिए डॉक्टर इन्फेंट्स को शुरुआती पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं। ठीक, कोलेस्ट्रम में क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज। और ऐसा नहीं है कि जो माँ का दूध तो बच्चे बहुत समय तक पीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद भी कोलेस्ट्रम होता है। तो इसलिए शुरुआत के टाइम में जो फर्स्ट मिल्क आप जिसको कह सकते हैं उसी में कोलेस्ट्रम होता है। तो कोलेस्ट्रम को आप क्या कह सकते हैं, हाईली एंटीबॉडी जिसमें होती है, हाई एंटीबॉडीज की मात्रा होती है, वो है कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम को टैबलेट्स के रूप में भी अब मार्केट में अवेलेबल है। अब इसको अगर एक कहानी की तरह इस पूरे चैप्टर को आप याद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, यानी कि सजीव प्रजक होते हैं और लैंगिक जनन ही कर सकते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मैंने आपको बताया था कि एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं मेल्स में, और मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनमें एक्सेसरी ग्लैंड्स और जेनाइटेलिया होती हैं। ठीक, हर टेस्टिस में
250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल में क्या होते हैं, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो किससे अंडरलाइंड होती है, स्पर्मेटोगोनिया से और सर्टोली सेल्स से राउंड होती है। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया में फिर क्या होती है, मियोटिक डिवीजन होती है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं इन्हीं डिवाइडिंग जर्म सेल्स को। ठीक, लीडिंग सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती हैं या इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को जिनको एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ये 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होती हैं जिन्हें आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, कुछ कपल्स या कुछ फीमेल्स जो है वो मां नहीं बन सकती, तो उसके लिए अलग अलग से ऑपरेशन वगैरह करके भी अब दूसरे तरीके भी बहुत सारे हैं। और क्या होता है, ओविडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस होता है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज सेकेंडरी oocyte। बुक में आपके ओवम लिखा हुआ है लेकिन ओवम में कन्वर्ट तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होता है। एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। तो जो ओवरी है उसमें कॉर्टेक्स और स्ट्रोमा 2 layers थी। The oviducts, uterus and vagina are female accessory ducts. The uterus has 3 layers. कौन कौन सी 3 layers होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। और क्या होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो मतलब इनके अंदर क्या पाई जाती है, मनुष्यों के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है यानी कि लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। वो ऐसा मतलब आप देख करके बता सकते हैं कि कौन मेल है और क्या कौन फीमेल है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल्स में होती है, से स्पर्म्स बनते हैं, और oogenesis होती है फीमेल्स में जिससे क्या होते हैं, ओवम का प्रोडक्शन होता है। फीमेल प्राइमेट्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक सेक्सुअल मैच्योरेशन का, प्यूबर्टी का संकेत है। ठीक, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है, एक ओवम नहीं, एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और ऐसा होता है कि मान लीजिए लेफ्ट में अगर 1 मंथ लेफ्ट में और 1 मंथ राइट में अल्टरनेशन ऐसे चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद द साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द ओवरी एंड द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। After coitus, sperms are transported to the junction of the isthmus and ampulla, that is ampulla junction, और वहां पे स्पर्म फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी oocyte को और उसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। ओवम सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वहां पे डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट फिर माइटोटिक डिवीजन करता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है और उसके बाद यूट्रस जो है वो यूट्रस की लाइनिंग के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ्स की और उसके बाद जो भ्रूण है वो शिशु में बदल जाता है और 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद फिर प्रसव हो जाता है, शिशु का आगमन हो जाता है। उसके बाद फिर लैक्टेशन होता है यानी कि माँ बच्चे की फीडिंग करती है दूध पिला के। पहले दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 आपका आज कंप्लीट हो चुका है। हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशन में, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो यूनिट है इसका वेटेज है, कम से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, उससे भी जो कुछ छूटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।